दलितों के धर्म संकट की बात क्यों हो रही है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। क्यों इस तरह की बात हम कर रहे हैं। गुजरात के ऊना में कुछ दिनों पहले 7 दलित युवकों को एक भीड़ ने पीटा, बहुत बुरी तरह से पीटा। आरोप लगा कि वो गाय की खाल उतार रहे थे। पीड़ितों का दावा था कि वो मरे हुए जानवर की खाल उतार रहे थे क्योंकि यही उनका पेशा है। फिर पीड़ितों ने आत्महत्या की कोशिश की। कहा जाता है कि दलित वर्ग के लोग गुस्से में आ गए और गुजरात सुलग उठा। प्रदर्शन में जानमाल का नुकसान हुआ। उससे 2 दिन पहले ही बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी की नेता मायावती के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। दलित गुस्से में आ गए और अपनी नेता के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तो देखें आप किस तरह से ऊना में पहले पिटाई हुई, उसके बाद सुलग उठा गुजरात। और अब जब दयाशंकर सिंह ने मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो उसके बाद किस तरह से सड़कों पर उतर आए बीएसपी के कार्यकर्ता और गाली का जवाब यहां भी गाली से दिया गया। अब आता है असली धर्म संकट। आखिर ये अभी क्यों हो रहा है? सारे बयान, सारे विवाद, सारी हिंसा अभी क्यों? ये टाइमिंग और ये दलित का मुद्दा इतना बड़ा क्यों हुआ? आपको इसके समर्थन में कुछ बयान सुनाते हैं तो आपकी समझ विषय में कुछ और गहरी होगी और धर्म संकट के सवाल कुछ और साफ होंगे। प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई है। जिसने भी ये बोला है उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे अपनी बहन के बारे में बोला है, और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जो और दलित वर्ग के लोग, ये तो सोचना चाहिए था बीजेपी के उपाध्यक्ष को, एक तरफ गुजरात में आग लगी हुई है, अभी वहां पे मामला ठंडा नहीं हुआ है, दलित वर्ग के लोग कितने दुखी हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया गुजरात के अंदर, पूरे बवाल मचता है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि ऐसी भाषा अनुचित है और इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रदेश के उपाध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया गया। दलितों के विरुद्ध जो इस सरकार ने एक उत्पीड़न का वातावरण पूरी तरह से संयोजित किया है, चाहे रोहित वेमुला का केस हो, दादरी का केस हो, चाहे मुंबई का केस रहा हो, चाहे हरियाणा का केस रहा हो, और उसी श्रृंखला में इनके जो नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, अधिकारी बिल्कुल भद्दे टिप्पणी कर रहे हैं। मायावती जो इस देश की सामान्य नेता है, हमने तो मांग की है कि निलंबन, निंदा केवल नहीं लेकिन कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति के विरुद्ध होनी चाहिए। इतना कहना हमारे मुख्यमंत्री जी कभी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों ने कहा भी कि किसी के साथ अभद्रता है, किसी के अभद्र, किसी के लिए शब्द इस्तेमाल करना मैं राजनीति में उचित नहीं मानता हूं, और जो बीजेपी के उपाध्यक्ष ने शब्द कहे मैं उनकी भर्त्सना भी करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं। तो आपने सुना कितने चिंतित हैं नेता। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 बड़े राज्यों में चुनाव है, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जहां बड़ी तादाद में दलित वोट बैंक है। हमारे साथ इस बात करने के लिए मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी गुजरात पहुंचे थे दलित परिवार से मिलने के लिए। क्या उन्होंने वहां जाकर कहा और उसके बाद बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी उस पर आपको धर्म संकट जो दलितों को लेकर है देश के सामने, उसका एक अलग ही पहलू देखने को मिलेगा। वो आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस धर्म संकट की राह तलाशने के लिए एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पीएल पूनिया जी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, लीडर यूथ फॉर इक्वालिटी। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पीएल पूनिया जी, दलितों को लेकर जब कोई मुद्दा सामने आता है तो सारे नेता इतने उत्तेजित हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन उनके हक, उनके अधिकार, उनको जो नागरिक के तौर पर अधिकार मिलना चाहिए देश में, उसको लेकर सड़कों पर कोई पार्टी इस तरह से नहीं उतरती है। देखिए, दलित समाज को में जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमेशा कहा कि ये बराबरी आनी चाहिए और जब तक ये बराबरी नहीं आती तब तक सब चीज बेकार है, और इसके लिए अनेक कार्यक्रम बने। ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अनेक कार्यक्रम बने और जो एम्पावरमेंट है, जैसे पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है, असेंबली में रिजर्वेशन है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पंचायतों में रिजर्वेशन है, सर्विसेज में रिजर्वेशन है, सर, और सर कार्यक्रम बने के माध्यम से संसद में रिजर्वेशन है, बड़ी तो बड़ी संख्या में उन रिजर्वेशन रिजर्व सीट से दलित आते भी हैं, लेकिन उनको सत्ता का कितना अधिकार मिलता है, सत्ता में उनकी भागीदारी कितनी बड़ी है? ये सारे आंकड़े तो हमारे पास भी हैं, ये सारे आंकड़े गिनाने के लिए बहुत अच्छे हैं, कितना रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन नौकरियां तक, सरकारी नौकरियां तक नहीं भरते। आप कहते हैं कि यहां पर है ही नहीं, योग्य ही नहीं है लोग, इसलिए नहीं भर रहे। सफाई कर्मचारी बनाना चाहते हैं उन्हें। देखिए, मैं जो कुछ हो रहा है या हुआ है उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो प्रयास जो हुए हैं, लेकिन आज भी जो आप कह रही हैं वो शिकायतें सही हैं। जो आबादी के हिसाब से सेवाओं में रिजर्वेशन होना चाहिए, हर स्तर पर रिजर्वेशन होना चाहिए। नहीं सर, डिफेंड करेंगे कैसे आप? ये जो असमानता है, ये जो असमानता है, उसे डिफेंड कर ही नहीं सकते आप। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बावजूद आज दलितों की स्थिति यह है कि उनकी साक्षरता की दर देश की औसत साक्षरता दर से कम है, बेरोजगारी दर देश की औसत बेरोजगारी दर से ज्यादा है। 4% दलित हैं, एससी हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं, 4.25%, 4% एसटी हैं। तो आप कैसे इतने लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं? एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट है, वो एक्ट आपके समय में कमजोर बना रहता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दलितों के सबसे बड़े हिमायती शायद आप रहे? और पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या सिर्फ एक ही टूल है कि रिजर्वेशन देकर के सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है? क्या दलितों का काम केवल रिजर्वेशन से ही चलने वाला है? पीएल पूनिया जी, और वो रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है उनको, रिजर्वेशन जो आपने दिया है अधिकार, उसके तहत भी उनको पूरे अधिकार नहीं मिल रहा है। बोलिए पीएल पूनिया जी। देखिए, जो एक तो रिजर्वेशन है, उससे जो हर स्तर पे पार्टिसिपेशन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं में, पार्लियामेंट में, असेंबली में वो है, लेकिन विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान चाहिए, और समाज की जो स्थिति है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उनको सुधारने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई है पिछले साल अब हम वो पूछ लेंगे ना, आप बता दें, हमारी बात भी सुन लीजिए। जब स्पेशल कंपोनेंट प्लान का उसमें बजट में 20,000 करोड़ की कटौती कर दी, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, सेंटर है, हाउसिंग है, ये इस सब में इसमें 66,000 करोड़ की कटौती कर दी। बात करने के लिए आंकड़े बता रहे हैं लोग, तो बगैर आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं बगैर आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं बगैर आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी में बगैर आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें से 21% रिजर्वेशन दलितों के लिए है? ये जवाब लेंगे, पहले हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी में रिजर्वेशन है क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या वोट बैंक है सिर्फ दलित? देखिए, नहीं, पहले उनका जवाब दे दें। कांग्रेस पार्टी ने आपका जवाब जारी है, पूनिया जी दीजिएगा जवाब। कि एससी एसटी ओबीसी उसका 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन इन सब समाज के लिए क्या है? तो ये पहली पार्टी है और बाकी किसी ने नहीं किया। सर, मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी। मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ सरकार में क्या है, पद पे बिठाया है। मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो पद हैं, उन पदों में कितने परसेंट रिजर्वेशन होगा? कौशल जी, एक मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, कितने मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी। सर, आप नाम लेना शुरू कीजिए अपने। ओबीसी, पीएल पूनिया जी, अभी केंद्र में बीजेपी है और आप बीजेपी के बारे में सवाल पूछ रहे थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधा सवाल और सीधे जवाब की मैं उम्मीद करूंगी आपसे, आंकड़े मत गिनवाइएगा और बयानबाजी नहीं करिएगा, राजनीति यहां पर नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूं कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये देश के सामने एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। क्या दलित सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ उसी तरह उनका इस्तेमाल होगा? देखिए, जो आपने बात कही, मैं बिल्कुल इस विषय पे तथ्यात्मक, आधारभूत और सैद्धांतिक बात कहूंगा, कोई आंकड़ा नहीं गिनाऊंगा। जहां तक दलितों का प्रश्न है,
तो मैं सिर्फ एक उदाहरण जरूर दूंगा। 2013 में यूपीए ने क्या कहा था, हम खाद्य सुरक्षा बिल ला रहे हैं क्योंकि देश के 2/3 लोगों को खाद्य नहीं उपलब्ध है। उस 2/3 में से कम 80% तो दलित होंगे। तो अगर 56 साल हुकूमत करने के बाद दलितों की स्थिति यह कि 80 से 90% लोगों को 2 जून का खाना नहीं उपलब्ध है, तो कितना विकास हुआ यह स्वयं दिखता है। दूसरी बात, अगर आप यह देखें कि दलितों के लिए हमारी सरकार ने आने के बाद बगैर घोषणा किए कि हम दलित के लिए कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जो काम शुरू किए स्वच्छता अभियान, इससे किसको लाभ होने वाला था, अमीर को या गरीब को? जन धन योजना किसके लिए थी, अमीर के लिए या गरीब के लिए? बेटी बचाओ बेटी त्रिवेदी जी, योजनाएं बनती रही हैं सर, सब सरकारों ने बनाई है, आपने भी बनाई होंगी, आपने भी बनाई है, बहुत सारी बनाई है। नहीं कर रहा हूं, मुद्दा योजनाएं नहीं है, मुद्दा आपका रवैया है। मुद्दा उस समाज के एक इतने बड़े तबके के साथ 16.6% देश की आबादी के साथ क्या इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मुद्दा ये है, योजना मुद्दा नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। वाक्य तो पूरा होने जाने दीजिए, तब आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे जितने भी गौरव भाटिया जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। मुद्दा ये भी है जब दलितों को पीटा जा रहा था काम, तो ये बताइए। अरे भाई गौरव जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए, बताइए मान्यवर। बोलिए। ऐसा है कि दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन कौन है, नाम बताइए। दलित बस्तियों अभी सुधांशु जी, अब सुधांशु जी देखिए, आप फिर सेवा भारती जो कि संघ का संगठन। तो फिर सर गुजरात में क्यों सुलग रहा है, गुजरात क्यों सुलग रहा है दलितों के मुद्दे पर? एकल विद्यालय सबसे ज्यादा कौन क्यों गुजरात सुलग रहा है दलितों के मुद्दे पर? क्यों आपको अपने पार्टी के उपाध्यक्ष को हटाना पड़ा? जब आप मानसिकता और विचारधारा की बात करते हैं तो 60-70 सालों से जब आपको सामाजिक मुद्दों पर जवाब देना होता है तो आप संघ के गलियारे में पहुंच जाते हैं, और जब कहा जाता है कि संघ के पास रिमोट कंट्रोल है तो आप कहते हैं कि नहीं हम अलग हैं, बीजेपी अलग है। तो संघ की बात नहीं करिए, आप बीजेपी की बात करिए और इसकी बात करिए कि किस तरह का रवैया है दलितों के साथ। क्या नहीं, जब इन्होंने कहा इनकी विचार और वो ऐसा है तो मैंने विचार बात करेंगे के अनुसार बताया। ठीक है, मानसिकता के बारे में बता दीजिए। आपके विचार संघ के विचार हैं सर? आप राजनीतिक संगठन है या सांस्कृतिक संगठन? संघ। मैं सुमेरा जी नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि आप बताइए इन पार्टियों से जुड़ा कोई संगठन है जिसको जुड़ा हुआ माना जाता हो और दलितों में काम करता हो? क्या है? बताइए कोई है जो वनवासी क्षेत्रों में काम करता हो? कोई है जो एकल विद्यालय चलाता हो? राजनीतिक काम करेंगी, लोगों के बीच में जाकर राजनीतिक मुद्दे उठाएंगे, सत्ता में रह नहीं। लेकिन सुधांशु जी, ये तो बात अच्छा है ना, आप सांस्कृतिक मुद्दे पर जवाब देना है, समाज से कि 30,000 जुड़े मुद्दे पर जवाब देना है, तो आप संघ का इस्तेमाल करते हैं ना। विद्यालय हमारे संगठनों के चलते। सुधांशु जी, फिर अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो फिर आप बताइए, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने जिस तरह की बात की है मायावती को लेकर, उसके बाद आपने फौरन त्वरित कार्रवाई की, क्योंकि एक इस तरह का बयान था, दलित महिला को लेकर बयान था, इस वजह से ना। अभी कहा था आंकड़े मत गिनाइएगा, मैं भी तो यही कह रही हूँ लगातार आपको, तथ्य बता दिए। मैं भी यही कह रही हूँ आपको कि हम आंकड़े नहीं गिनवा रहे हैं, क्योंकि आप बार-बार उस राह पर जा रहे हैं और आंकड़े मत गिनाइएगा। उस राह पर जा रहे हैं, इसलिए वो बता रही हूँ ना, मैंने राजनीति की, मैंने कुछ तथ्य बताए जो देश के सामने। चलिए ठीक है, हमारे साथ गौरव भाटिया मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। आपको गौरव भाटिया मालूम है उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी आबादी दलितों की रहती है? लगभग 40 मिलियन दलित आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्यों उनकी स्थिति नहीं बदलती? इतने लंबे समय से तो आप ही सत्ता में। नहीं सुमेरा जी, ऐसा नहीं है कि दलितों के लिए हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार का पहला मकसद ही यही है कि चाहे वो दलित हो चाहे ओबीसी हो, हम उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें ये और समाज का अभिन्न अंग प्रोग्राम और योजनाएं नहीं। आज की चर्चा का विषय है, मैं उस पर जरूर कुछ कहना चाहूंगा। जो सामने है वो ये है कि दलितों की स्थिति नहीं बदल नहीं रही है। मैं आज की देखिए सुमेरा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है मुझे उस पर भी कुछ कहने का मौका दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि दलितों को वोट बैंक मान के, चाहे वो भाजपा हो चाहे बसपा हो, दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। और जो दयाशंकर सिंह का बयान था, जो उपाध्यक्ष है भाजपा के थे, अब उनको हटा दिया गया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और निंदनीय है। लेकिन क्या दयाशंकर सिंह ही इकलौते उपाध्यक्ष थे भाजपा के जो इस तरह के बयान देते हैं? निचली स्तर की राजनीति तो सुरेश राणा, जो अभी कुछ ही दिन पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे भाजपा द्वारा, वो भी करते हैं। वो चार्जशीटेड है मुजफ्फरनगर दंगों पे। और प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उम्मीद की जाती है
कि वो इस तरह के जो भी पार्टी के लोग हों उनको निष्कासित करें। गौरव भाटिया जी, दयाशंकर सिंह भी पार्टी से निष्कासित ना होते अगर इतिहास याद है उत्तर प्रदेश की राजनीति का होता कि आप इन्हें पार्टी से निकालिए। गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बयान दिया दयाशंकर सिंह ने, क्या कार्रवाई की आपने क्या कार्रवाई की दयाशंकर सिंह के खिलाफ? उत्तर प्रदेश में बयान दिया, आपकी सरकार है, यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बिल्कुल मैं बताता हूँ, बहुत याद दिलाने वाली थी आपको जी। बिल्कुल सुन लीजिए, गेस्ट हाउस में क्या हुआ था मायावती के साथ? उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो चुका है राजनीति में। बिल्कुल, सबसे पहले सारे लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, एक एक करके प्रश्न करिए। हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है कि सवाल से दूर भागेंगे और दूसरी पार्टी की बात करेंगे। सुमेरा जी, आपका सवाल है सरकार ने क्या किया। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारी जो भी विचारधारा है वो बसपा से बहुत अलग हटके है। उसके बावजूद भी श्री अखिलेश यादव जी ने इस बयान की निंदा करी, तुरंत एफआईआर रजिस्टर कराई गई और आज दयाशंकर सिंह भागे हुए हैं, लेकिन उनके लिए पुलिस की टीम उन्हें ढूंढ रही है। और ठीक है, नहीं तो अगर कार्रवाई हुई तो ये कौन कह रहा है एहसान किया? एहसान किया तो आप कह रही हैं, हम तो कानूनी कार्रवाई हुई है ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने निंदा की, आप ये गिनवा रहे हैं, क्योंकि आपको गिनवाना नहीं चाहिए, किसी को भी स्वाभाविक तौर पर उसकी निंदा करनी चाहिए और सभी उसकी निंदा कर रहे हैं। आपने गिनवाना नहीं, आपको कार्रवाई के बारे में बात बता रहा हूं। सुमेरा जी, पुलिस कार्रवाई की बात हो रही है, चलिए ठीक है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि दयाशंकर सिंह के खिलाफ पकड़ेंगे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक बात पूरी हो जाए, आपने सवाल बीच में किए, अब मेरी बात पूरी। चल ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ इस मुद्दे पर, धर्म संकट के इस मुद्दे पर बात करने के लिए दलित एक्सपर्ट चंद्रभान प्रसाद भी मौजूद हैं। चंद्रभान जी, आपने सुना इन बयानों को और इस तरह के तमाम और बयान सुनने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दलितों को लेकर, लेकिन राजनीति की बिसात पर दलित क्या सिर्फ वोट बैंक है, इसका एहसास होता है ये सुनकर? देखिए, हमारे जो एक जनरेशन पहले के लोग हैं वो कहते हैं कि 1952 में जो पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो राजनीतिक पार्टियां दलित बस्ती में वोट मांगने तक नहीं जाती थी। वो सोचते थे कि उनका ये डिमोशन होगा कि दलित के यहाँ गए वोट मांगने के लिए। आज अगर दलित वोटों के लिए लोगों में मारामारी पड़ी है तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र का एक विकसित रूप है, विकसित होता एक रूप है और इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र का रूप है या सत्ता हासिल करने का तुष्टिकरण है? हासिल करने के लिए भी पहले दलित के समर्थन की लोग जरूरत नहीं समझते थे। आज दलित पॉलिटिकल मार्केट में एक इंपॉर्टेंट चीज बना है, यानी वोट बैंक है। लेकिन चंद्रभान जी, आप मुझे समझ नहीं आ रही आप किस तरह की बात करें। अगर उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है, उनका सिर्फ तुष्टिकरण किया जा रहा है, उनके जीवन में कोई असल में बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दलितों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया? पूरे उत्तर भारत से बैल खत्म हो गए, दलितों का जमींदारों के जमीन दरवाजे से मुक्ति हो गई। दलित आज एक हायर लाइफ की आकांक्षा कर रहा है। चंद्रभान जी, ये तो उनका अधिकार था, इसके आगे भी बहुत कुछ देने का वादा किया गया। जो रिजर्वेशन की बात की गई या शिक्षण संस्थानों में जो बात की गई उनको जगह दी जाएगी या नौकरियों में जो बात की गई, कहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? किस तरह का रवैया उनके प्रति है? जो मेरी बात को जरा समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल मार्केट में दलितों की हैसियत बढ़ी है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। मार्केट के हिसाब से कमोडिटी है दलित, क्या हमें इस तरह से देखना चाहिए उन्हें कि वो मार्केट में, बाजार में, राजनीति के बाजार में बिकाऊ कोई चीज है, उसको उस तरह से देखना चाहिए क्या? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी 2 प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं। अब दलित का मामला हो या माइनॉरिटी मुस्लिम या क्रिश्चियन का मामला हो, वो सारे मामले अब भुनाए जाने वाले हैं। राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं, वहां एक दलित परिवार के घर से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी पूरे जम्मू कश्मीर में आग जल रही है, वहां पे कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। एक सैनिक जिसकी शादी को 21 दिन हुए हैं, उसके घर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक नुमाइंदा नहीं गया। आप लोगों ने इस पॉलिटिकल इलेक्शन को पूरे देश को बर्बाद करने का एक तरीका समझ रखा हुआ है। ठीक है, जब तक आप आदमी को जाति के आधार पर देखेंगे तब तक देश की पॉलिटिक्स इसी तरह से बर्बाद होती जाएगी। यानी अब हर इस तरह का मुद्दा जिसमें दलित या जो अल्पसंख्यक समाज से लोग जुड़े हुए हैं, वो उनका मुद्दा होगा तो उसको भुनाया जाएगा। इस पर गौरव भाटिया बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गौरव जी। सुमेरा जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इससे पहले जो वक्ता ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार होता है या उसकी हत्या होती है
तो पहले इंसानियत के नाते भी उस मुद्दे को उठाना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि वो दलित है या इससे हमें वोट मिलेगा। मैं प्रश्न करना चाहता हूं सुधांशु जी से। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं राहुल गांधी जी वहां क्यों गए। मैं उनसे सवाल करता हूं कि सरकार गुजरात में भाजपा की है, मुख्यमंत्री का क्या दायित्व नहीं था कि वो पहले ही दिन जाके मिलती परिवार से, उनका दुख बांटती, उनके लिए कुछ करती। और प्रधानमंत्री की चुप्पी भी बहुत बड़ा सवाल उठाती है। जब अखलाक की घटना हुई थी तब प्रधानमंत्री 2 हफ्ते तक चुप रहे थे। हम यही बार बार जब भी हम कोई चर्चा करते हैं तो सारा मुद्दा घूम फिर कर यही आ जाता है गुजरात की घटना, प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। ये राजनीतिक, मैंने शुरू में ही कहा था कि हम राजनीति ना करें इस मुद्दे पर। जरूर सुधांशु त्रिवेदी जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि गुजरात की मुख्यमंत्री को क्यों समय लगा, वो क्यों नहीं गई वहां पर। हाँ नहीं, ये वाजिब सवाल है, लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर ना करें, हम उससे ऊपर उठकर बात करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया भी जुड़ गए हैं। जो आपने सवाल उठाया उस पर मैं जाऊंगी सुधांशु त्रिवेदी जी के पास, लेकिन हमारे साथ अभी जुड़े हैं सुधींद्र भदौरिया जी, उनसे बात करते हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, यहाँ पर बात हो रही है लगातार दलितों को लेकर समाज के सामने क्या है धर्म संकट, क्या उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या यही आरोप फिर बीएसपी पर भी नहीं लग सकता? आज जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है उसमें गाली का जवाब जिस तरह की गालियों से दिया गया है, उसको लेकर क्या बीएसपी कार्रवाई करेगी? मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि समझा दूं। उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर जिस तरह से दलितों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, गुजरात के अंदर उनके कपड़े उतारकर जिस तरह से कोड़े बरसाए गए, दर्जनों के लोगों पर कोड़े बरसाए गए, ये संघ की मानसिकता वाले गौ रक्षा समिति के लोगों ने आपके महाराष्ट्र के अंदर आज भी बंबई में एक नाबालिग बच्चे को मार मार के उसको अधमरा कर दिया है। बंबई में दलित लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके हाथ और पैर काट दिए गए। हरियाणा के अंदर बलात्कार किया और फिर बलात्कार किया दोबारा और गैंग रेप किया। ये सब दलित लोगों के साथ हो रहा है और आप हमसे कह रहे हैं, हम तो 2500 वर्षों से इन लोगों की गालियां सुनते ही आए हैं। जिस मानसिकता की ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं हुआ जब पार्टी है बच्ची के साथ 2 बार बलात्कार हुआ, तब क्यों नहीं जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाए तो इसी रामलीला मैदान के अंदर उन्होंने उनका पुतला जलाया था। इन्होंने इनके बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं सुधींद्र भदौरिया जी। बोलने देना चाहते तो मैं चुप हो जाता। नहीं, ये समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं हमारे साथ गौरव भाटिया जी, जिन्होंने आपके बीच में जब आप बोल रहे थे उनके बीच में आप प्रतिक्रिया अपनी रखी, लेकिन आप अहम सवाल उठा रहे हैं सुधींद्र भदौरिया जी। हमारे पास बहुत कम समय, मैं चाहूंगी संक्षेप में प्रतिक्रिया दें अपनी। सुधांशु त्रिवेदी जी, राजनीतिक दल क्या वोट बैंक से आगे सोचेंगे दलितों के बारे में? देखिए, सभी राजनीतिक दल दलितों के मन में एक सेंस ऑफ फियर पैदा करना चाहते हैं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं। अभी भदौरिया जी बोल रहे थे, आप हमारी सरकार में क्या हुआ उस पर आप अपना मत रखिए, स्वतंत्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप तो यूपीए की सरकार का समर्थन कर रहे थे। महाराष्ट्र के खैरलांजी में नरसंहार हुआ, हरियाणा के गोहाना में, मिर्चपुर में, आपने समर्थन वापस लिया यूपीए से? नहीं लिया। वहां समर्थन जारी रखे, दलितों का नरसंहार होता रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार से पूछिए, 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ? सुधींद्र भदौरिया जी, उसके बाद केंद्र में सुधींद्र भदौरिया जी, उसने क्या किया? दलितों को और बीएसपी भी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है? संक्षेप में सुधांशु जी, समय खत्म हो रहा है, 1.5 मिनट का ही समय, जवाब ले लेते हैं। जितनी अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, सुन लेते हैं सुधींद्र भदौरिया जी। देखिए ऐसा है, ये जानते हैं, देखिए ऐसा है, ये नाटक और नौटंकी करना बंद करें। उत्तर प्रदेश और देश में दलित उत्पीड़न को ये इन बातों से, लच्छेदार बातों से छुपा नहीं सकते हैं। इसका उत्तर इनको मिलेगा। इन्होंने बाबा साहब का यहाँ पर पुतला जलाया दिल्ली के अंदर और ये बाबा साहब की बनाई हुई बिल्डिंग और ये हमको बता रहे हैं। हम मतलब बीजेपी को उत्तर मिलेगा, लेकिन दलितों का क्या? दलितों का क्या? पीएल पुनिया जी, चलिए हमारे पास समय इतना ही है, हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन दलितों को समाज में जो उनका अधिकार है क्या वो मिलेगा? राजनीतिक दलों को उत्तर भले ही मिल जाए, राजनीति की बिसात पे भले ही उनकी हार हो जाए किसी एक मुद्दे को लेकर, लेकिन क्या दलितों की राजनीतिक स्थिति बदलेगी? क्या उनकी सामाजिक स्थिति बदलेगी? यह है बड़ा सवाल। और क्या वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होना बंद होगा, उनका तुष्टीकरण बंद होगा? धर्म संकट में आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।